Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। नाउ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1931 ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस सेशन के अंदर फेमस रिजोल्यूशन जो है उनको अडॉप्ट किया गया, जिसने कि फर्दर आगे जाके फ्यूचर में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको शेप और एक आउटलाइन देने का ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर किया था। तो कराची सेशन के अंदर जो रिजोल्यूशन लिए गए थे वो आगे जाके इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आउटलाइन बनते हैं और जो आगे जाके इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको शेप देने में ये जो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर जो रिजोल्यूशन लिए गए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो इस वजह से कराची सेशन जो है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है इसकी इन द इवेंट ऑफ हिस्ट्री। तो अब कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 में हेल्ड होता है। 1931 में एक और इवेंट होता है, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड। ठीक है, कराची सेशन जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड के हेल्ड होने से पहले ही ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय कांग्रेस यूथ लीडर्स एंड वेरियस नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा, जिसमें जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट साइन हो चुका था मार्च 5 1931, जबकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होने वाली थी लंदन में सितंबर 7 1937 के अंदर। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड के बीच का जो गैप है उसके बीच में हेल्ड होता है आपके कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। तो गांधी इरविन पैक्ट के विरोध में ही ये कराची सेशन जो है वो हेल्ड हुआ था। बेसिकली ये सेशन जो है कंडक्ट किया जाता है इन द शैडो ऑफ 3 मेजर इवेंट्स। तो वो क्या है इवेंट्स? एक तो गांधी को रिलीज कर दिया जाता है, वेरियस जो नेशनलिस्ट लीडर है, मैंने बताया था गांधी इरविन पैक्ट साइन होने का भी क्या कारण था कि जो इरविन था उस समय गांधी जी की सिंपैथी गेन करना चाहता था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मनाना चाहता था कि वो भी पार्टिसिपेट करे, तो ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड है उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता है सामने आए। तो विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट के रूप में या इसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। तो इरविन ने गांधी जी को निगोशिएशन के लिए बुलाने के लिए पहले उनको जो इम्प्रिजन कर दिया था वेरियस नेशनलिस्ट लीडर्स को और अलोंग विद गांधी जी, उनको पहले तो क्या किया, जेल से रिलीज किया, सो दैट गांधी जी ने फिर इरविन की ये जो सिंसियरिटी थी या वी कैन से कि जो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड वाला जेस्चर था उसको एक्सेप्ट किया और गांधी जी जो है इरविन के साथ नेगोशिएट करने के लिए बैठे, तो ही ये गांधी इरविन पैक्ट जो है वो पॉसिबल हो पाया। बिकॉज इससे पहले इरविन ने सभी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, जो नेशनलिस्ट प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया एक्सेप्ट दोज हु वाज इन्वॉल्व्ड इन वायलेंट एक्टिविटीज, है ना, या जो वायलेंट पॉलिटिकल कंडक्ट के अंदर शामिल थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको छोड़ के, या अदर इनके जैसे भी कोई जो वायलेंस को यूज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते थे, उनको छोड़ के बाकी सब प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज कर दिया। उन सभी प्रिजनर को रिलीज कर दिया जो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जो सत्याग्रह को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, वायलेंस जिस एक्ट के अंदर थी, जो भी पॉलिटिकल एक्शन हुए और उनके अंदर वायलेंस थी, तो उनको छोड़ के बाकी सबको रिलीज कर दिया गया। ये चीज हो गई। तो जैसे ही रिलीज हुए नेशनलिस्ट लीडर, गांधी जी इरविन से खुश हुए और इरविन के साथ निगोशिएशन किया। तो मार्च 5 1931 को गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है और उस पैक्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, जिसके अंदर बहुत सारे 9 पॉइंट डिमांड जो है गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, जिनमें एक था कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, एक तो ये चीज थी, है ना, मेजर अपना कहे, और इसी के सिंबल के रूप में गांधी जी ने सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था, है ना। तो सॉल्ट टैक्स तो मेजर इश्यू था ही। एक था पुलिस एक्सेस, है ना, जो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ तो उसकी इंक्वायरी की जाए और जो दोषी था उसको सजा दी जाए।
उसके लिए पुलिस एक्सेस चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन लेने से मना कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस चीज से डिनाई कर गए। देन था ये थर्ड क्वेश्चन कि एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव की जो प्रोसिक्यूशन था, जो इनको डेथ पेनल्टी प्रोवाइड की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उससे इनको बचाना था। लेकिन गांधी जी भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की जो डेथ पेनल्टी थी उसको लेसन नहीं कर पाए, सॉरी जो कम नहीं कर पाए, लेसर नहीं कर पाए, और इनको फिर फाइनली मार्च 23 को 1931 में डेथ पेनल्टी दे दी गई, यानी इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये इवेंट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, मार्च 23 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, और उसके तुरंत बाद ही 23 तारीख को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। तो सारे जितने भी नेशनलिस्ट थे, स्पेशली जो यूथ थी, वो गांधी जी से नाराज हो गई कि गांधी जी ने ये क्या कर दिया, ये किस तरह का पैक्ट साइन करके आए हैं कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर को यहाँ पे फांसी दी जा रही है। इसका मतलब तो गांधी जी जो है वो ब्रिटिश लोगों के एजेंट है, ऐसे भी आरोप लगे गांधी जी पे। लेकिन एक्चुअली इसमें लॉ की प्रॉब्लम थी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, ठीक है। और गांधी जी किसी भी तरह से वायलेंस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। गांधी जी ने खूब ट्राई किया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की डेथ पेनल्टी को लेसर करने के लिए, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकला नहीं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि हम बाकी सबको तो छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने वायलेंस क्रिएट की है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे नहीं बख्शेंगे। तो गांधी जी ने, ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, तो उसके अंदर ज्यादा गांधी जी कुछ कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज गांधी जी के पास, दे डोंट हैव पॉलिटिकल पावर। गांधी जी के पास कोई पद नहीं था जिससे कि वो पॉलिटिकल डिसीजन को मॉडिफाई कर सके। ही कैन ओनली रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, और मानना नहीं मानना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, बिकॉज अभी भी हम क्या थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थे, हम आजाद नहीं थे। तो आजादी, जब आप सोच के देखो कि जिस देश के अंदर आप आजाद नहीं हो, वहां पे क्या आप अपनी छोटी सी डिमांड भी रख सकते हो? नहीं, यू आर नॉट हैव एनी राइट फॉर द फ्रीडम इन द स्लेव्ड कंट्री और कॉलोनाइज्ड कंट्री, ठीक है। लेकिन फिर भी गांधी जी जो है अपने इतने पॉलिटिकल पावर हो या जो मास की सपोर्ट है उसके दम पे ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने करवाने में सफल तो रहे, ठीक है, थोड़े हद तक। तो चलो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की डेथ पेनल्टी को इन्होंने कम नहीं करवा पाए, मॉडिफाइड नहीं करवा पाए, और फाइनली मार्च 23 को 1931 में इनको फांसी दे दी गई। इनका प्रोसिक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या है ना कि जो यूथ है वो बहुत ज्यादा भड़क गई, ठीक है। गांधी जी जो है उनको ब्लैक फ्लैग भी दिखाए गए, है ना, और गांधी जी का खूब विरोध हुआ, और गांधी जी की आइडियोलॉजी पे अब लोग भरोसा करना थोड़ा सा कम करने लगे। तो अभी हमने देखा कि जिस तरह से गांधी जी की ऑल्टरनेटिव एक आइडियोलॉजी चल रही है वो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अभी भारत में अपना इन्फ्लुएंस वैसे भी क्रिएट कर रही है। एम.एन. रॉय वगैरह इसके लीडर जो है वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो सोशलिस्ट और भी यंग लीडर जैसे सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, ये पूरी जोर से कोशिश कर रहे हैं कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से रफा दफा करें या ओवरथ्रो करें। तो अब यहाँ पे गांधी जी जो है, बहुत ही गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी या जो गांधीनिज्म है वो यहाँ पे फेड होने लगा, उसका जो कलर है, इन्फ्लुएंस है, वो फेड होने लगा। तो इस दौरान गांधी जी ने भी कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन जो गांधीज्म है वो नहीं मर सकता, गांधीवाद है वो नहीं मर सकता। इसी दौरान कहा था उन्होंने, बिकॉज उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे थे और उनको खूब भला बुरा यहाँ पे कहा जा रहा था, बिकॉज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नेशनलिस्ट लीडर को फांसी दी गई थी। तो जो अदर नेशनलिस्ट लीडर थे अपार्ट फ्रॉम द गांधी जी, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इस एक्शन को, जो वायलेंस एक्शन उन्होंने किया था, उसको एक नेशनल स्ट्रगल या नेशनल कॉज के रूप में ट्रीट कर रहे थे फॉर द फ्रीडम, अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम। तो इस वजह से वो उनको प्रेज कर रहे थे, वो उनको हीरो के रूप में देख रहे थे, और उनके साथ ऐसा हो जाना, और वो भी गांधी जी की उपस्थिति में, तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई। तो गांधी जी ने किस तरह से इरविन पैक्ट साइन किया कि एक भी डिमांड, जो एक भी नेशनलिस्ट डिमांड है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारी नहीं मानी। तो ये कैसा पैक्ट था, और गांधी जी रेडी कैसे हो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट करने में। तो मेन कॉज तो यहाँ पे यही था,
गांधी जी को जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट को बॉयकॉट किया था, जैसे जब ये सारी एक्टिविटीज हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो वायलेंस एक्टिविटी की थी, लाला लाजपत राय ने जो सत्याग्रह परफॉर्म किया था, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह, तो तब जैसा किया था वैसे अब भी करना चाहिए था। तो इस वजह से गांधी जी जब ये रेडी हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट करने को, और गांधी इरविन पैक्ट साइन करने के साथ ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी चढ़ी, तो लोग बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो बहुत ज्यादा भड़क गए, और इवन मास जो है वो भी गांधी जी को अपने डाउटफुल नजरों से देखने लगी। तो ये तीन मेन कॉज रहते हैं, इन तीन मेजर इवेंट्स के कारण ही जो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस है उसको कंडक्ट किया जाता है। तो कराची सेशन जब कंडक्ट किया जाता है तो उसके अंदर यही था मेन कि आइडियोलॉजिकल डिपार्चर यहाँ पे देखा जाता है कि अब गांधीज्म को तो छोड़ो और सोशलिस्ट या न्यू आइडियोलॉजी को अपना के अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम का जो गोल है उसको अचीव किया जाए। और कराची सेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या सोशलिस्ट विजन है वो प्रोफाउंड तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, या प्रोफाउंड फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये कराची सेशन ऑफ कांग्रेस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या होता है। तो दो मेजर रिजोल्यूशन पास होते हैं, या वी कैन से कि two resolution were adopted in this session, that is resolution first on fundamental rights and resolution second that is national economic program। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग दो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होते हैं, और ये जो रिजोल्यूशन है वो आगे इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में, उसकी आउटलाइन क्रिएट करने के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो इसके जो एलिमेंट्स है, जो ये दो रिजोल्यूशन के जो एलिमेंट्स है वो आपके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कराची कांग्रेस जो है दैट प्रेजेंटेड द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम विच बिकेम स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर कांग्रेस प्रोग्राम। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक ऐसे, सोशियो यानी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है सोसाइटी के लिए, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के रूप में इकोनॉमिक को किस तरह से रन करना है उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। तो इस वजह से कराची कांग्रेस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर 20 पॉइंट्स का रिजोल्यूशन जो है ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे पास किया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ सेवरल राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो क्या क्या फ्रीडम्स और क्या किस तरह के राइट्स के लिए यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुए देख लेते हैं हम। तो एक तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, वयस्क मताधिकार का अधिकार, क्योंकि पहले जो है वोट देने का राइट पब्लिक को या मास को नहीं हुआ करता था, कुछ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स थे उनको ही वोट कास्ट करने का अधिकार था। तो इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर भी बात की। फ्री एंड कंपल्सरी, यहाँ पे फ्री होगा, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन रिगार्ड्स टू ऑल रिलीजन्स। तो आप अगर देख सकते हो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है या जो सारे के सारे राइट्स एंड फ्रीडम के रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो आज इंडियन जो प्रेजेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करना, है ना, और रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने का भी हमारे यहाँ। हम सेक्युलर किस मायने में, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, बट सेक्युलर किस मायने में है कि हम ऑल रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं, ना, सारे रिलीजन हमारे लिए इक्वल है। कोई एक रिलीजन या अगर मान लो मेजोरिटी ऑफ हिंदूज है तो हिंदुइज्म को हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं या फिर हम अदर रिलीजन को सबड्यूट करते हैं, ऐसा सीन नहीं है। हम ऑल रिलीजन को यहाँ पे इक्वली ट्रीट करते हैं, इस हिसाब से हम सेक्युलर है। जबकि अदर नेशंस के अंदर सेक्युलरिज्म की अलग परिभाषा है। सेक्युलरिज्म यानी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मैटर दोनों ही एक दूसरे से अलग है, ठीक है। वहाँ पे जो रिलीजन है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, उस तरह से वो सेक्युलर है, यानी कि उस देश का कोई भी धर्म नहीं है, उस देश का धर्म एक ही है, नेशनलिटी। उस देश की क्या नेशनलिटी है वही उसी का धर्म है, ठीक है। तो इस तरह से
लेकिन हमारे आप अपने यहाँ तो देख सकते हो आप, हिंदू है, मुस्लिम है, सब एक साथ रह रहे हैं, यानी कि इंडिया ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली, दैट्स व्हाई वी आर सेक्युलर इन नेचर। तो ये सारे जितने भी रिजोल्यूशन के एलिमेंट्स थे ये आज भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गई फ्रीडम राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन पास हुआ। और भी हमने देखे 20 पॉइंट्स रिजोल्यूशन है, तो और किस किस के लिए बात हुई, और तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन जो थे इंडियन सोसाइटी के, उनके हितों की यहाँ पे बात की गई, उनके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसके अंदर था एक था पीजेंट सेक्शन। तो पीजेंट के लिए इन्होंने, या किसान वर्ग के लिए इन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया? एक तो सब्सटैंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू और रेंट दिया जाता था गवर्नमेंट को, उसके अंदर रिडक्शन की बात की गई। रिलीफ विद रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस, जो एग्रीकल्चर कृषि ऋण होता था, कृषि ऋण एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस थी, उससे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह बना के, या जो एग्रीकल्चर बैंक्स बना के किसान को रिलीफ प्रोवाइड करवाए, ठीक है, ये उसके अंदर रिजोल्यूशन के अंदर बात थी। और क्या थी किसानों के लिए? कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग, कि जो मनी लेंडर्स है जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फार्मर्स का, वो हमने आगे भी डिस्कस किया है ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाले सेशन के अंदर हमने कंप्लीट डिटेल में कवर किया गया किस तरह से किसान का जो है वो दोनों तरफ से, गवर्नमेंट के जरिए भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए भी, और मनी लेंडर के जरिए एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो वो कमर्शियल क्रॉप्स बो के भी या ग्रो करके भी कुछ भी फायदे में नहीं रहता था। गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू हाई करते जाते थे, और उस हाई रेवेन्यू डिमांड को पूरी करने के लिए जो फार्मर है, जो कल्टीवेटर है, वो किन से मनी लेता था? मनी लेंडर से, कैश के फॉर्म में, ठीक है, ये कैश के फॉर्म में। तो अब उसको वापस कैश के रूप में ही रिटर्न करना होता था, इसलिए एग्रीकल्चर का क्या हो गया? कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो कमर्शियल क्रॉप्स बोने की वजह से वो मार्केट में जाके उसको सेल करता था, तो उसके बदले में ये कैश मिलता था उसको, और ये कैश वो रिवेन्यू पे करने में और मनी लेंडर के द्वारा से जो उसने डेप्ट लिया है वो पूरा करने में उसको लगाता था। तो ये कैश फॉर्म के होने की वजह से ये दिक्कत आती थी, ठीक है। बार्टर सिस्टम के अंदर तो चल जाता था कि भाई इसकी जो ग्रोन हुआ, जो भी मतलब प्रोडक्शन हुआ उस साल का, उसको दे करके ये अपना लैंड रेवेन्यू और मनी लेंडर का जो डेप्ट है वो चुका पाता था। लेकिन ऐसा नहीं था, उसको जो डेप्ट उसने लिया है मनी लेंडर से, वो उसको कैश फॉर्म में ही देना पड़ता था, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे मनी लेंडर से लिया हुआ डेप्ट हो। तो ये कैश सिस्टम स्टार्ट हो गया था, इस वजह से एग्रीकल्चर का भी क्या हो गया था? कमर्शियलाइजेशन। और एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से आगे जो फूड ग्रेन है उनके अंदर शॉर्टेज होने लगा, और अकाल जैसी और ड्रॉट की स्थिति के अंदर बहुत हालत खराब होने लगी, बिकॉज फूड ग्रेन बचता ही नहीं था, तो लोग जो है वो स्टारवेशन और हंगर के कारण ही मरने लगे थे। तो ये सब हमने अच्छे से कवर किया है। तो जो मनी लैंडिंग की वजह से जो कल्टीवेटर का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको कंट्रोल करने की यहाँ पे जरूरत है, यानी मनी लैंडर्स के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, उनके लिए गाइडिंग पॉलिसी बनाने की जरूरत है, सो दैट कि वो एक फिक्स अमाउंट से आगे या फिर मनमाने ढंग से जो डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो ना ले, ठीक है। यानी कि अगर डेप्ट देता भी है, ऋण देता भी है, तो उसका एक फिक्स अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट का रखा जाए, ना तो उससे वो ऊपर ले सकता है और ना उससे कम ले सकता है, तो फिक्स कर दो इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो। तो इस तरह से उसको मनी लैंडिंग की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और उसके अंदर किसका इंटरवेंशन होना जरूरी है? स्टेट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे और इस चीज को कंट्रोल करे, बिकॉज क्योंकि अभी तो हम आजाद नहीं है, 1931 का पीरियड चल रहा है, तो ये सब किससे डिमांड रखी गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। देन यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, इंडेंचर जो लेबर होता है उससे रिलीफ देने को यहाँ पे बात होती है। एंड राइट टू फॉर्म यूनियन, यानी जैसे लेबर यूनियन है,
पीजेंट यूनियन है, तो ये चीजें फॉर्म करने के लिए भी हमें राइट प्रोवाइड कराओ, सो दैट कि पीजेंट सेक्शन के अंदर यूनियन फॉर्म होगा तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, वो अपनी डिमांड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या लेबर यूनियन, तो लेबर की जो ग्रीवेंसेस वगैरह होगी वो लेबर यूनियन के थ्रू अच्छे से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इस तरीके से यूनियन फॉर्म करने के लिए भी हमें राइट प्रोवाइड किए जाए। ये थी पीजेंट्स के लिए। अब हम देखते हैं लेबर के रिगार्डिंग, या जो इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स है उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस में। तो यहाँ पे लेबर के लिए बात की गई कि एक तो लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क रखो, ठीक है, कि सुबह 9 to 5 जो है ये जॉब का टाइम रहेगा, इससे ज्यादा या इससे पहले आप उन्हें नहीं बुला सकते काम पे, ठीक है। तो ये तो अगर इनसे ज्यादा काम करवाते हो तो वो उसके एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, और जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो सजा का पात्र हो, ठीक है, पनिशमेंट मिले उसे। तो इस तरह से वर्किंग आवर को फिक्स किया जाए। देन बेटर कंडीशन फॉर वर्क, और वर्क प्लेस के ऊपर जो कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती है ना, हाइजीन वगैरह, हाइजीन फैसिलिटीज है, और जो अगर वुमेन है और उसके बच्चे हैं तो उसके लिए अलग से, जैसे वो मशीनरी वगैरह पे वर्क कर रही है तो उसके बच्चों को देख रेख करने के लिए एक पालना गृह वगैरह जो होता है वो बना दिया जाए। तो वर्क प्लेस पे जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सो दैट कि एक अच्छी कंडीशन के अंदर वो वर्कर जो है वो काम करे, उसकी हेल्थ वगैरह पे रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाए जाए कंपनी के द्वारा, है ना। और अगर किसी बीमारी या उसको होता है तो उसको कंपनी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे। तो इस तरह से बेटर कंडीशन फॉर द वर्क जो है वो प्रोवाइड की जाए लेबर को। देन यहाँ पे आता है रीजनेबल वेजेस, यानी कि जो उनका रोजगार होता है, जो उनकी पगार होती है, ठीक है, सैलरी होती है, उसको रीजनेबल किया जाए, यानी कि जितने घंटे वो काम करता है उसके बराबर उसको जो सैलरी है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए, उसकी जो मैन पावर है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए, जो जितने आवर्स की वो वर्क करता है उतने आवर्स की उसको सैलरी प्रोवाइड की जाए, यानी सैलरी को एक रीजनेबल तरीके से फिक्स किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। देन यहाँ पे बात की गई कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स, तो वुमेन वर्कर्स के लिए आपको पता ही है सेफ्टी होनी जरूरी है ना। किसी भी तरह का जो वर्क प्लेस पे असॉल्ट होता है वुमेन्स का, आप जानते ही हो किस तरह से, वो नहीं होना चाहिए, पूरी सेफ्टी गाइडेंस होने चाहिए वहां पे, ठीक है। और अगर इस तरह की कोई घटना होती भी है तो तुरंत एक्शन लेके जो भी एम्प्लॉय दोषी होता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो वुमेन वर्कर के लिए प्रोटेक्शन वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन यहाँ पे अगेन राइट टू फॉर्म यूनियन, जिस तरह से पीजेंट यूनियन था उसी तरह से लेबर यूनियन फॉर्म करने के लिए भी राइट प्रोवाइड करवाया जाए। तो यहाँ पे पीजेंट्स के रिगार्डिंग भी बात की गई और लेबर के इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पे रेजोल्यूशन के अंदर एलिमेंट्स डाले गए या प्रेजेंटेशन दी गई। और नेक्स्ट अगर लेबर के लिए देखिए तो स्टेट ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्री, माइंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, यानी जो की इंडस्ट्रीज है, जो मेजर इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज हो गई है ना, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, इन इंडस्ट्रीज, माइंस वगैरह, जो कोल माइंस वगैरह है, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके ऊपर किनकी ओनरशिप होनी चाहिए, स्टेट की ओनरशिप होनी चाहिए, सो दैट कि अगर स्टेट ओनरशिप होगी तो स्टेट उसके ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट ओनरशिप के होगी तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो जो मेजर की इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर तो कम से कम स्टेट का ओनरशिप होनी चाहिए, सो दैट स्टेट जो है इन लेबर और वर्कर की अच्छी कंडीशन के लिए, उनके बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट के लिए और बेटर कंडीशन के लिए वो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है। तो ये चीज की कहा गया। देन फिर आ जाते हैं माइनॉरिटी के रिगार्डिंग क्या बात की गई, तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी हियर। तो व्हाट दे टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज, तो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, यानी माइनॉरिटी का जो कल्चर होता है, जो लैंग्वेज होती है, जो उनकी स्क्रिप्ट है ना, जिस भाषा में वो लिखते हैं, स्क्रिप्ट यानी लिपि, और लैंग्वेज यानी भाषा, बोलना, भाषा, ठीक है, और ये लिखावट। तो जो उनकी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, इनका, माइनॉरिटीज का। देन अगेन आते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरियाज, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरियाज है, जैसे केरल के अंदर
है ना, केरला है आपका, ये कर्नाटक हो गया, जो स्पेशली लिंग्विस्टिकली अलग एरिया है वो उन एरियाज का कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को प्रेजेंट किया गया। तो कुल मिला के 20 पॉइंट का रिजोल्यूशन जो है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक प्रोग्राम के रिगार्डिंग 20 पॉइंट्स जो है यहाँ पे रखे गए। गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो इस चीज को कंसीडर करे। तो कराची सेशन का अगर हम देखें तो कराची सेशन के अंदर कंप्लीटली ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन ऑर्डर टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियन। तो यहाँ पे कराची सेशन के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह इन्होंने अपना ये ड्राफ्ट तैयार किया है 20 पॉइंट रिजोल्यूशन का। अब मैं थोड़ा सा जानकारी देती हूँ कि ये 20 पॉइंट का जो रिजोल्यूशन है ये किसने ड्राफ्ट किया? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। और इसको असिस्ट किसने किया जवाहरलाल नेहरू को? एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय की हेल्प से, एम.एन. रॉय हमें पता ही है इनके कारण ही लेफ्ट विंग जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस, यानी कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले या जो सोशलिस्ट टेंडेंसी है उनको इंट्रोड्यूस करने वाले एम.एन. रॉय है। तो एम.एन. रॉय की हेल्प के साथ जवाहरलाल नेहरू ने ये 20 पॉइंट रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। और जो कराची कांग्रेस है या कराची जो सेशन है उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो है वल्लभ भाई पटेल के पास, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो प्रेसिडेंटशिप तो दूसरों के पास है, लेकिन जो ये रिजोल्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने का काम जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय ने की हेल्प के द्वारा हो पाया। तो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो है ये कंप्लीट ये डिक्लेरेशन करता है इस 20 पॉइंट रिजोल्यूशन के साथ कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है, यानी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना जरूरी है। तभी जो ये मास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो स्टार्विंग मिलियंस ऑफ पीपल जो भूख से मर रहे हैं, उनको रियल इस चीज से रिलीफ दी जा सकती है। ठीक है ना, उनके एक्सप्लॉयटेशन को अगर एंड करना है, इन ऑर्डर टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मास पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियंस। यानी जो भूख से लाखों लोग जो मर रहे हैं उनके अगर इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है तो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। ये कराची कांग्रेस इस 20 पॉइंट रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करके यही मैसेज देना चाहती है। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से गांधीयन आइडियोलॉजी से अब डिपार्चर हो रहा है टुवर्ड्स द सोशलिज्म। तो वी कैन से कि कराची कांग्रेस जो है वो सोशलिस्ट विजन को रिप्रेजेंट कर रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर यहाँ पे कर रही है। तो सोशलिज्म यहाँ पे कराची कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म जो है वो प्रोफाउंड फॉर्म अपनी लेता है। तो कराची सेशन डिफाइंड व्हाट स्वराज मीन टू पीपल। तो पहले तो हम स्वराज कर रहे थे, ठीक है ना, सेल्फ रूल, बट सेल्फ रूल एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज एक्चुअली डज इट मीन। तो ये चीज जो है वो कराची सेशन के अंदर देखी जाती है। कराची सेशन में जो 20 पॉइंट के रिजोल्यूशन जब पेश किए गए, प्रेजेंट किए गए, तब समझ में आता है कि लिटरली स्वराज का एक्चुअल मीनिंग क्या है टू दी पीपल। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कराची सेशन रिप्रेजेंट द सोशलिस्ट विजन इन कांग्रेस। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसी फॉर्म के अंदर, ऐसा लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको जो मैंने आगे अभी स्लाइड बताई है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर किन किन लोगों के लिए बात की गई है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है, यही जो लेबर के लिए बात की जा रही है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए बात हो रही है, लेबर इंटरेस्ट की बात हो रही है, पीजेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, देन फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो हमने देख लिया फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनियन, एसोसिएशन, है ना, ये चीजें जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी चीजें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आ जाती है। और आज आप देखते भी हो ये सारी चीजें जो है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद भी है हियर एंड देयर। तो इस वजह से ये कराची सेशन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
लिख दिया कराची सेशन डिफाइन व्हाट स्वराज मीन टू पीपल, एक्सप्लेन। इसके पीछे क्या टेल वर्ड लगा देंगे, एक्सप्लेन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बस जो ऊपर से लगा के मैंने एंड तक लिखा है वो आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख देना है, आपके फुल मार्क्स की गारंटी मेरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है मेंस के अंदर, कराची सेशन रिप्रेजेंट द सोशलिस्ट विजन इन कांग्रेस, एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, मुझे होप है आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। और अब एक ट्विस्ट लाते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो ये आ गया कि कराची सेशन डिफाइन व्हाट स्वराज मीन टू पीपल, या कराची सेशन रिप्रेजेंट द सोशलिस्ट विजन इन कांग्रेस, क्रिटिकली एग्जामिन। क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। अब क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आपको पता ही है, जब एक पॉजिटिव पार्ट लिख दिया तो उसकी नेगेटिव पार्ट भी आपको लिखना है, यानी क्रिटिसिज्म आपको पेश करनी है। तो कैसे करेंगे आप देखते हैं हम उसको भी। तो यहाँ है क्रिटिसिज्म ऑफ कराची कांग्रेस। तो कराची कांग्रेस की जो क्रिटिसिज्म है वो फेमस हिस्टोरियन सुमित सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, और ये कहते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के अंदर मैं बता देती हूँ। कराची कांग्रेस जो है उसकी क्रिटिसिज्म में वो कहते हैं कि जो कराची सेशन के अंदर जो सोशलिस्ट विजन को दर्शाया गया है ना, वो वेरी लिमिटेड फॉर्म के अंदर, लिटिल सोशलिज्म इन कराची रिप्रेजेंटेड। देन ही सेड कि इट वाज मच ऑफ गांधीयन 11 पॉइंट डिमांड्स, जो 1930 के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट की थी। देन वो कहते हैं कि फेयरली मॉडेस्ट प्रॉमिस टू लेबर, कि लेबर की जो लेबर इंटरेस्ट के लिए जो बातें की गई थी उनके लिए उतना वर्क नहीं किया गया, या जो पेपर के अंदर जितना रिटर्न फॉर्म के अंदर उनके इंटरेस्ट के लिए लिखा था, ग्राउंड के अंदर उनके लिए इतना काम नहीं किया गया। तो उस तरीके से भी कराची कांग्रेस की क्रिटिसिज्म पेश की जा सकती है। देन वोगली वर्डेड क्लॉज ऑफ स्टेट कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, के बात तो कर दी गई कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए की इंडस्ट्रीज पे, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके लिए कोई भी प्रोग्राम इनके पास नहीं था। ठीक है, बातें हुई लेकिन उसके लिए आगे क्या पॉलिसी है, क्या गाइडेंस है, किस तरह का प्रोग्राम रन करेंगे ये और उससे ये चीज अचीव करेंगे, वैसा इनके पास कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी। और एग्रेरियन चेंजेस की बातें की गई, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट रिप्रेजेंट किए गए रिजोल्यूशन के अंदर, यानी एग्रेरियन चेंजेस की बातें की गई, तो वो भी वेरी मॉडरेट प्रोग्राम था। कोई भी ऐसे इंक्लूसिवली इसके लिए वर्क नहीं किया गया, या इंक्लूसिवली इनके लिए स्टेप नहीं लिए गए हैं ना फॉर दी बेटरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ पीजेंट। ठीक है, देन यहाँ पे आते हैं कि बर्निंग इश्यू लाइक रूरल इंडेप्टनेस जो मेन कॉज था उस समय, और सबसे ज्यादा जो अगर चीज थी बर्निंग इश्यू था तो वो था रूरल डेप्टनेस, जो मनी लेंडर की वजह से और जो हाई लैंड रिवेन्यू डिमांड की वजह से जिस तरह से रूरल पॉपुलेशन इन डेप्टनेस के अंदर रह रही थी, उसके रिजोल्यूशन के लिए या उसके सॉल्यूशन के लिए कोई भी चीज को ये हाईलाइट नहीं किया, यानी जो ये इशू था एक्चुअली जो रूरल इंडेप्टनेस का इशू था उसको हाईलाइट ही नहीं किया इस 20 पॉइंट रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और 20 पॉइंट रेजोल्यूशन अभी भी हमने देखा तो उसके अंदर ये बात नहीं की गई कि कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म या फिर जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नहीं की गई। तो यानी लैंडलॉर्डिज्म को अगर एलिमिनेट करने की बात नहीं की गई है और उसको एबॉलिश करने की बात नहीं की गई, तो यानी कि आप जमींदार सेक्शन को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो जब जमींदार ही रहे, जब तक रहेंगे तब तक पीजेंट की अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकती है? जब पीजेंट के पास लैंड राइट ही नहीं होंगे तो उसकी अपलिफ्टमेंट की बातें तो आप छोड़ ही दो। एक्चुअली जब लैंड राइट आएंगे उसके पास तो वो जमीन उससे बिलोंग करेगी, और उससे जो प्रोडक्शन होगा वो पीजेंट से बिलोंग करेगा, ना कि जमींदार से बिलोंग करेगा। तभी पीजेंट अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधार सकता है, जब प्रोडक्शन उससे बिलोंग करेगा। तो कोई भी लैंडलॉर्डिज्म या जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की या एलिमिनेट करने का कोई भी इंटेंशन यहाँ पे शो नहीं किया गया है ना। तो ये हम देखते हैं, ये गांधी जी भी इसी तरह से वो अपनी ट्रस्टीशिप थ्योरी दे देते हैं जब भी जमींदारों की और पीजेंट की बात आती है, या वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती है, लेबर और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आ जाती है, कैपिटलिस्ट की बात आ जाती है, तो वो भी अपनी ट्रस्टीशिप थ्योरी देके लोगों को बहला फुसला लेते। तो इसी तरह से जो कराची कांग्रेस है जिसके अंदर हम कहते हैं कि नहीं प्रोफाउंड फाउंड में सोशलिज्म दिख रहा है, तो नहीं, ये लिटिल फॉर्म के अंदर ही सोशलिज्म दिख रहा है। हाँ, कुछ चीजें जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए बातें की गई तो वो कह सकते हैं कि हाँ सोशलिज्म का पार्ट है, जिसके अंदर मोर पावर जो है वो किन के पास हो, पब्लिक के पास हो, मास के पास हो।
नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए आप सोच रहे हो, हाँ वो भी सोशलिज्म का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली जो उसके अंदर रिजोल्यूशन के जो पॉइंट्स थे वो तो शो कर रहे थे गांधीयन जो 11 पॉइंट डिमांड जो रखी गई थी उनको ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिपार्चर तो हुआ लेकिन प्रोफाउंड फॉर्म के अंदर नहीं हुआ। देन हियर वी कैन से कि सुमित सरकार ये कहते हैं क्रिटिसिज्म के अंदर कि नो मेंशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जब जमींदारी सिस्टम को ही अबॉलिश करने का नहीं सोचा तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे सोचेंगे। तो सुमित सरकार कहते हैं कि 20 पॉइंट रिजोल्यूशन के अंदर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के ऊपर बात ही नहीं की गई। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने से एब्सेंट इसका इश्यू भी नहीं लाया कि किस तरह से जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना है, और जो ज्यादा लैंड होल्ड करता है उसकी लैंड को उससे लेके उसको एक पोर्शन दे देंगे जिसपे वो अपना सर्वाइवल कर पाए, और बाकी की जो एक्स्ट्रा एडिशनल लैंड है ना वो उनको दी जाएंगे जिनके पास जो लैंड लेस है। ठीक है, तो इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई, तो फिर आप किस तरह से पीजेंट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, या कैसे रूरल इंडेप्टनेस से लोगों को बाहर निकालोगे जब लैंड ही एक जने के हाथ में ज्यादा है और बाकी के लोग लैंड लेस है, और मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी उस समय पे क्या था, एग्रीकल्चर है, और कोई ज्यादा सोर्स नहीं हुआ करते थे। तो मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर जो अग्रेरियन प्रोग्राम था उसके ऊपर सॉलिड स्टेप लिए ही नहीं गए, तो बाकी की जो चीजें आपने बोली इन द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट वो तो वेन है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो सुमित सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो कराची सेशन जो है वो खाली लीडर्स की ही वीकनेस को नहीं शो कर रहा है, बल्कि जो पूरा मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट, एंटायर जो मूवमेंट है उसकी भी वीकनेस को यहाँ पे शो करता है ना। तो वी कैन से कि जो कराची कांग्रेस है या कराची सेशन ऑफ कांग्रेस है वो मोर गांधीयन है देन दी सोशलिस्ट। तो दैट्स वाई ये क्रिटिसिज्म है, कराची कांग्रेस सबमिटेड टू गांधी एज यूजुअल। जैसा हमेशा होता है, गांधी जी के आइडियोलॉजी जो है उससे बाहर जाने की कोई सोच ही नहीं सकता, या उनको डिफाई करने की कोई सोच ही नहीं सकता है। तो उसी तरह से अगेन कराची कांग्रेस जो है सोशलिज्म तो रिप्रेजेंट किया गया बट इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म। अभी भी जो रिजोल्यूशन के एलिमेंट्स है या जो रिजोल्यूशन पास हुए उसके अंदर जो इंटरेस्ट शो किए गए वो गांधीयन आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से सुमित सरकार के द्वारा ये कराची कांग्रेस की क्रिटिसिज्म को पेश किया गया, और आई होप यू लाइक दिस सेशन। और इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल that is examyatra.com. Keep watching, keep sharing and stay tuned till the next session. Thank you.